आपको पता है मेरी समर ब्रेक्स चालू हो गई हैं एंड आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि मैं जा रही हूँ अपनी नानी के घर। नानी का घर यूपी में है एंड आपको पता है इतना बड़ा घर है एंड घर के बाहर है इतने बड़े बड़े खेत। आई एम सो एक्साइटेड। फ्रेश फ्रेश मिल्क पियेंगे, फ्रेश फ्रेश फ्रूट्स खाएंगे। डू यू वांट टू कम विद मी? लेट्स गो। वाओ यार, गांव की लाइफ कितनी मस्त होती है ना, कितनी ठंडी ठंडी हवा है खेतों में। मुंबई में तो सिर्फ पॉल्यूशन पॉल्यूशन एंड पॉल्यूशन। वाओ कितने अच्छे खेत है। कहाँ रह गई नानी? वाओ आई जस्ट कैनॉट वेट। पिछली बारी ना नानी ने हमें फ्रेश फ्रेश शुगर केन गन्ने खिलाए थे। लेट्स सी इस बारी क्या मिलता है। वाओ बट आई जस्ट वंडर ये क्रॉप्स कैसे ग्रो होती होंगी सॉइल में और इनको कितना टाइम लगता होगा ग्रो होने में? क्या इनको भी हमारी तरह डेली पानी चाहिए होता है? क्या इनको भी हमारी तरह न्यूट्रिएंट्स चाहिए? कौन बताएगा मुझे ये सब? हाय हेलो एवरीवन, आई एम समृद्धि शर्मा, योर बायोलॉजी मेंटर, योर बायोलॉजी टीचर, योर गाइड एंड मे बी आगे आने वाले दिनों में आपकी बेस्ट फ्रेंड या फिर ओके फ्रेंड। ठीक है चलो, तो बेटा जैसा कि मैंने कहा मैं आपकी बायोलॉजी मेंटर हूं, यानी कि इस 8th क्लास की जर्नी में बेटा जो बायोलॉजी का सफर होगा, जो कि बायोलॉजी का कोर्स होगा, वो आप और मैं साथ में क्या करेंगे बेटा, कवर करेंगे। अब अगर मैं बायोलॉजी की बात करूं बेटा, क्लास 8 के बहुत ही मजेदार टॉपिक्स हैं। व्हाई एम आई कॉलिंग इट मजेदार? क्योंकि दिस इज समथिंग विच वी कैन रिलेट। इतने जनरल एंड इतने कनेक्टिंग टॉपिक है ना क्लास 8 में बायोलॉजी की, मजा ही आ जाता है। क्या क्या पढ़ेंगे हम क्लास 8 में बायोलॉजी में बेटा? वी विल बी टॉकिंग अबाउट क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्रॉप्स को कैसे ग्रो करते हैं, उनको कैसे मैनेज करते हैं। फिर बेटा हम डिस्कस करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, वो कैसे यूजफुल है, कैसे नॉन यूजफुल या हार्मफुल है। फिर बेटा हम बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में। वी विल बी टॉकिंग अबाउट रिप्रोडक्शन ऑल्सो। रिप्रोडक्शन के टाइम पे जब हम बात करेंगे तो वी विल बी टॉकिंग अबाउट कैसे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करते हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स एंड प्लांट्स। फिर बेटा हम डिस्कस करेंगे अबाउट दी प्यूबर्टी। यस वी ऑल आर टीनेजर्स, तो हमें प्यूबर्टी के बारे में भी पता होना चाहिए। वी विल बी टॉकिंग अबाउट दैट एंड वी विल ऑल्सो बी टॉकिंग अबाउट सेल, जो कि बहुत ही काम का टॉपिक है एंड क्लास 9 में हमें बहुत काम आने वाला है। तो चलो सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर की बात करते हैं, क्योंकि आज हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं एंड आज है हमारा फर्स्ट सेशन ऑफ चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। अब अगर मैं इस टॉपिक की बात करूं तो बेटा इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? हम डिस्कस करेंगे क्रॉप्स क्या होती हैं, क्रॉप्स कितने टाइप की होती हैं, क्रॉप्स को कैसे ग्रो करते हैं, क्रॉप्स को कब ग्रो करते हैं, क्रॉप्स को ग्रो करते हैं तो उनका ख्याल कैसे रखते हैं, उनको कब हमें इरिगेट करना है, कब हमें उनके अंदर मेन्योर एंड फर्टिलाइजर ऐड करना है, कब हमें उनको हार्वेस्ट करना है एंड कैसे हमको उनको स्टोर करना है। हाँ मैम इतने सारे टॉपिक्स, हम तो सुन के ही थक गए, पढ़ेंगे कैसे? कोई टेंशन नहीं लेनी, हर एक टॉपिक बिल्कुल मक्खन मलाई की तरह पढ़ेंगे, एक एक करके स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में सारे टॉपिक्स को अच्छे से हम कवर करेंगे एंड समझेंगे। तो अब टॉपिक का नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो सबसे पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन हो जाए, कौन बताएगा मेरे को आंसर? मैम मैम मैम, अरे अरे हु इज दिस एक्साइटेड गर्ल? ओके व्हाट्स योर नेम बच्चा? मैम आपको एक बात बताऊं, मेरा नाम भी समृद्धि है, बट आप प्यार से मुझे सिमी बोल सकते हो। सिमी? ओह व्हाट अ क्यूट नेम। यस सिमी, पूछो क्वेश्चन। चलो ओके, नाउ हु विल टेल मी कि हम क्रॉप्स को ग्रो क्यों करते हैं? व्हाई डू वी ग्रो दी क्रॉप्स? इट्स सो सिंपल मैम। मैम क्रॉप्स की फॉर्म में हमको फूड मिलता है, जैसे कि जब हम राइस, व्हीट, मस्टर्ड इन सब चीजों को ग्रो करते हैं फील्ड के अंदर, तभी तो उसके फॉर्म में हमको फूड मिल पाता है। टोटली करेक्ट, द आंसर इज फूड। यस, अगर हम बात करें क्रॉप्स की तो बेटा फूड है, क्योंकि क्रॉप्स हमारे लिए, इसलिए हम क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। अब जब मैं फूड की बात करती हूँ ना तो भूख लग जाती है ऑब्वियसली, बट अब जब मैं बात करती हूँ बेटा
फूड की, तो वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड हमारे अर्थ पे जितने भी लाइफ फॉर्म्स हैं, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हों, एनिमल्स हों, ह्यूमन बींग्स एक तरीके के एनिमल्स हैं, चाहे प्लांट्स हों, फंजाई हो, बैक्टीरिया हो, यार कुछ भी हो, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बेटा फूड चाहिए टू सर्वाइव एंड सस्टेन दी लाइफ। अब हम सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की तो देखो यहाँ पे बात नहीं करेंगे। आप क्लास 7 में प्लांट्स के बारे में जरूर पढ़ के आए होगे, तो आपने पढ़ा होगा कि प्लांट्स जो होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, बट अनफॉर्चुनेट ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स वो क्या करते हैं बेटा, वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे क्या रहते हैं, डिपेंडेंट रहते हैं फॉर देयर फूड। तो अब हम सारे ऑर्गेनिजम्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम ह्यूमन बींग्स की बात कर लेते हैं। अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें बेटा, तो ह्यूमन बींग्स को भी फूड चाहिए, बिल्कुल चाहिए। आप देखते हो सुबह भी भूख लगती है, दोपहर में भी भूख लगती है, रात को भी भूख लगती है, हाय हाय पूरा दिन भूख लगती रहती है। अब भूख लगती है तो क्या चाहिए, फूड चाहिए। अभी फूड हमें कहाँ से मिलता है, अब बच्चे कहेंगे मैम फ्रिज खोल लो फूड मिल जाएगा, जोमैटो पे ऑर्डर कर दो फूड मिल जाएगा, बाहर चले जाओ फूड मिल जाएगा। बट एक्चुअली में फूड कहां से आता है, फ्रॉम वेयर डू वी ऑब्टेन फूड। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि हमको फूड मिलता कहां से है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ फूड। तो बेटा हमारे पास दो मेन सोर्सेज ऑफ फूड है, या तो हम फूड को ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम प्लांट्स या फिर फ्रॉम एनिमल्स। अब हम अपनी डेली लाइफ में इतना सारा फूड कंज्यूम करते हैं, तो कभी सोचा है कि कौन सा फूड प्लांट्स से ऑब्टेन होता है एंड कौन सा एनिमल्स से। तो सबसे पहले यहाँ पे प्लांट प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, यानी कि वो फूड प्रोडक्ट्स जो हम प्लांट से ऑब्टेन करते हैं। द फर्स्ट वन आर द सीरियल्स। तो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में कॉर्नफ्लेक्स हम सभी ने कभी ना कभी खाए होंगे, ओट्स हो गया, बार्ले हो गया, व्हीट, राइस, बेटा ये सभी क्या है, सीरियल्स हैं, हमें प्लांट से ऑब्टेन होते हैं। उसके बाद बेटा आ जाती है वेजिटेबल्स। तो हम अक्सर अपनी मम्मी से ये चीज पूछते हैं कि आज क्या सब्जी बनाई है, राइट। तो वो सब्जी, वो वेजिटेबल बेटा, वो लौकी की, वो पंपकिन की, वो ब्रोकली की, कैबेज, रेडिश, कैरेट, ये सब क्या है बेटा, वेजिटेबल्स हैं एंड हमें ऑब्टेन होती हैं फ्रॉम प्लांट्स। आफ्टर दैट वी हैव पल्सेस, राइट, वो दाल जो कि एक बहुत ही रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन है, कहाँ से मिलती है बेटा, हमें फ्रॉम प्लांट्स ओनली। एंड देन वी हैव वेरी टेस्टी जूसी फ्रूट्स, है ना, तो हमें जूस वगैरह पीते हैं, कहाँ से मिलता है बेटा, फ्रॉम फ्रूट्स ओनली। तो भाई मेरा फेवरेट फ्रूट तो है वाटरमेलन, राइट। तो यार वाटरमेलन हो गया, मैंगो हो गया, बनाना, ये सब फ्रूट्स जो हम खाते हैं दे ऑल आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। बट डू यू नो, हमको कुछ एनिमल प्रोडक्ट्स भी हैं जो हम एज अ फूड कंज्यूम करते हैं। जैसे कि बेटा हम बात करें एग्स की, एग्स कितना रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन है एंड हम लोग एग्स को कंज्यूम करते हैं। उसके अलावा बेटा हनी, हनी क्या है, हमें हनी बीज से मिलता है, हनी बीज एनिमल है, एनिमल से ही हमें मिलता है, हम इसको एज अ फूड क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। वी हैव मीट, तो बेटा जैसे हम फिशेस वगैरह को ईट करते हैं, इट इज अ सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड ये हमारा फूड है एक तरीके का। उसके अलावा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शेक में, आइसक्रीम में, या फिर मम्मी सुबह ही शुरू हो जाती है ना, दूध पियो दूध पियो दूध पियो, कहाँ से आया दूध, ऑब्वियस सी बात है काउ बफेलो से, काउ बफेलो एनिमल्स हैं। तो ये सब चीजें, चाहे वो मिल्क हो, हनी हो, मीट हो, एग हो, राइस हो, व्हीट हो, फ्रूट हो, वेजिटेबल्स हो, कुछ भी है यार, भूख लग रही है, इतने सारी चीजों का नाम ले दिया है ना, बट ये सब चीजें क्या है बेटा, हमारे लिए फूड है। और ये फूड हमें कहाँ से मिला, मेनली प्लांट्स एंड एनिमल्स से। नाउ अगर मैं बात करूं फूड की, तो क्या आप मुझे बता सकते हो, एक वेरी ट्रिकी क्वेश्चन, लेट्स सी हु विल आंसर दिस क्वेश्चन। एक फूड होता है जिसको हम सब कॉमनली कभी ना कभी एक दो बारी हम सभी ने उसको ईट किया होगा, एंड डू यू नो, ना तो वो प्लांट है और ना ही वो एनिमल, क्या है वो चीज, हु विल टेल मी। यस सिमी, मैम आई थिंक मशरूम। मैम मशरूम एक तरीके का फंजाई होता है और उसको हम खाते भी हैं, एंड मैम मशरूम ना ही प्लांट है और ना ही एनिमल, तो आई थिंक आंसर इज मशरूम। करेक्ट यार, मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि सिमी मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल ऑफ द क्लास है, क्यों भाई। ओके सो यस, तो आप सभी ने बेटा मशरूम का नाम कभी ना कभी सुना होगा, आपने उसको देखा होगा मार्केट में, आप रेस्टोरेंट में गए होगे, आपने मेन्यू में तो कभी ना कभी पढ़ा होगा मटर मशरूम, आहा वेरी वेरी टेस्टी सब्जी। हाँ, तो बेटा वो जो मशरूम होता है, डू यू नो, ना तो वो प्लांट है और ना ही वो एनिमल है, वो एक तरीके का फंजाई है। यस, इट इज अ टाइप ऑफ फंगस। ओ, हम फंगस ईट करते हैं, यस, वो एक तरीके का फंजाई होता है। तो देख लो बेटा, ह्यूमन बींग्स
सिर्फ प्लांट्स एंड एनिमल्स पे रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, वो फंगस को भी खा लेते हैं एज अ फूड। तो बेटा देखो फूड हम सब लोगों के लिए कितना ज्यादा जरूरी है, हम फंगस को भी नहीं छोड़ रहे, हम फंगस को भी खा लेते हैं, है ना। तो अब फूड चाहे प्लांट से लो या एनिमल से लो, क्या फर्क पड़ता है, बॉडी में जा रहा है। बट कभी आपने सोचा है कि हम फूड क्यों खाते हैं? सुबह उठते ही मम्मी पीछे पड़ जाती है, ब्रेकफास्ट करो ब्रेकफास्ट करो, रात को खाना खाओ, पूरा दिन मम्मी पीछे पड़ी रहती है, खाना खाओ खाना खाओ खाना खाओ। ऐसा क्यों होता है? वाई दे ऑल आर आफ्टर अस कि भाई खाना खा लो। ऐसा क्या है फूड में? Why food is important to us? Can you tell me, Simmi, why do we eat food? Yes, मैम हम फूड खाते हैं क्योंकि फूड से हमें मिलती है एनर्जी और खाना हमें टेस्टी लगता है। करेक्ट, एनर्जी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो बेटा जब मैं फूड की बात करती हूं तो सबसे पहली चीज हमारे दिमाग में जो आती है और आनी भी चाहिए वो है एनर्जी। हम कोई भी फूड कंज्यूम करें बेटा, हमें फूड से मिलती है एनर्जी, और जब ये एनर्जी हमारी बॉडी को मिलती है तो हमारी बॉडी इस एनर्जी को यूज करती है फॉर वेरियस प्रोसेसेस, जैसे कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हमारी बॉडी में बेटा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं होगी अगर हमारी बॉडी को फूड नहीं मिलेगा। फूड जब हमारी बॉडी के अंदर जाता है बेटा, हमारी बॉडी उसको डाइजेस्ट करती है, उसको एब्जॉर्ब करती है, वो सारा फूड हमारे ब्लड के अंदर जाता है। हमारे ब्लड के अंदर जाके बेटा वो फूड डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए यूज होता है, एंड उन्हीं प्रोसेसेस की वजह से हमारी बॉडी के अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो पाती है। तो इसीलिए बेटा आपने देखा होगा, अभी आप बच्चे हो, आप टीनेजर्स हो, आपके पेरेंट्स आपको बोलते रहते हैं अपनी हाइट इंक्रीज करनी है तो दूध पियो, खाओ पियो, सेहत बनाओ। क्यों? क्योंकि फूड के अंदर ही बेटा वो सब चीजें हैं जिससे हमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगी। उसके अलावा बेटा जैसे कि डाइजेशन की प्रोसेस हो गई, रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो गया, एक्सक्रीशन का प्रोसेस हो गया, बहुत ही बेसिक प्रोसेसेस हैं, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होती हैं। इन प्रोसेसेस को करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, और ये एनर्जी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को, नॉट ओनली ह्यूमन बीइंग्स, हर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को बेटा ये एनर्जी मिलती है फ्रॉम फूड। इसीलिए बेटा फूड क्या है, हम सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या ये बात आई समझ में? यस मैम, वेरी गुड। मेरा भारत महान, हमारी कंट्री हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट डू यू नो, हमारी कंट्री की एक छोटी सी प्रॉब्लम है, नॉट सो छोटी सी, एक बड़ी सी प्रॉब्लम है। क्या है वो प्रॉब्लम? लार्ज फूड डिमांड। अब इसका क्या मतलब है बेटा? डू यू नो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किस कंट्री की है? हु विल टेल मी? यस सिमी? यस मैम, चाइना की पॉपुलेशन वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है। करेक्ट। अब सिमी, क्या आप मुझे बता सकते हो विच कंट्री हैज द सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड? सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन? मैम फर्स्ट तो सबका पता रहता है, सेकंड मैम याद ही नहीं रहता। मैम आई डोंट नो, नहीं पता, नो प्रॉब्लम। इंडिया, यस, डू यू नो इंडिया हैव द सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया की अगर हम बात करें बेटा, सो देयर आर मोर देन 130 करोड़ पीपल राइट नाउ। तो अगर आप इस चार्ट को बेटा एनालाइज करोगे, ये हमारा इंडिया का मैप है, एंड देखो कैसे लोग बिल्कुल भरे हुए हैं इंडिया के अंदर। यस, सो दिस इज एक्चुअली ट्रू। अगर हम बात करें बेटा 2011 की, तो तब हमारी इंडिया की पॉपुलेशन थी 121 करोड़। Then in 2016 it was somewhere around 129 crore. Then in 2021 it was 136 crore. By 2026 it will be somewhere around 142 crore. Then it will increase and increase. And by 2036 it is a prediction कि बेटा वो 150 करोड़ को भी क्या कर जाएगा, क्रॉस कर जाएगा। तो ऐसा कहा जा रहा है कि आगे आने वाले टाइम में हो सकता है कि इंडिया चाइना को भी क्या कर दे बेटा, सरपास कर दे इन टर्म्स ऑफ द पॉपुलेशन। अब आप कहोगे मैम हम बायोलॉजी में पॉपुलेशन की क्यों बात कर रहे हैं? बहुत जरूरी है बेटा पॉपुलेशन की बात करना, बिकॉज ये जो पॉपुलेशन है ना, ये पॉपुलेशन ह्यूमन बींग्स की है। एंड जैसे कि मैंने कहा, ह्यूमन बींग्स, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्या है बेटा, कुछ फूड की नीड्स हैं। कोई अमीर हो या कोई गरीब हो बेटा, खाना सभी को चाहिए, एवरीवन नीड फूड। तो बेटा इन 150 करोड़ लोगों की आगे आने वाले टाइम में होंगे, इन सभी लोगों को क्या चाहिए होगा बेटा, खाना चाहिए होगा। नॉट चाहिए होगा बेटा, अभी हमें चाहिए, चाहे 130 करोड़ हो चाहे 150 करोड़ हो, है तो ह्यूमन बींग्स, एंड एवरी ह्यूमन बींग नीड रोटी, कपड़ा
एंड मकान, ठीक है। तो डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली बेटा क्या है, हमें फूड चाहिए। अब इस फूड की डिमांड को पूरा हम कैसे करें? अब हर कोई तो अपने घर के बाहर अपना खाना ग्रो नहीं कर सकता ना। अगर मैं कहूँ कि ठीक है भाई, समृद्धि मैम के पास एक लॉन है, एक एरिया है, वहां पे वो अपने लिए वीट ग्रो कर लेंगी, राइस ग्रो कर लेंगी, क्या वो अपने घर पे एप्पल भी लगा सकती हैं, स्ट्रॉबेरी लगा सकती हैं? सब कुछ नहीं लगा सकते। मैं सब कुछ अपने घर पे ग्रो नहीं कर सकती। आई हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन सम अदर पीपल, राइट। कौन है वो पीपल? बेटा हमारे अन्नदाता, हमारे फार्मर्स। हमारे फार्मर्स क्या है, वो हम सभी के लिए क्या करते हैं बेटा, फूड बनाते हैं। अब मैं कहूंगी बनाते हैं यार, फूड तो चलो मान लिया, प्लांट्स बनाते हैं, बट उसे ग्रो कौन करते हैं? हमारे फार्मर्स। तो अगर मैं बात करूं बेटा हमारे फूड डिमांड की, तो इट इज वेरी वेरी हाई। एंड ये कब होगी पूरी, ये फूड डिमांड कब पूरी होगी? जब हमारे फार्मर्स हमारे लिए अच्छे से क्रॉप्स को क्या कर पाएंगे, ग्रो कर पाएंगे। सो यहां पे एक क्वेश्चन आ जाता है, हाउ टू प्रोवाइड फूड टू लार्ज पॉपुलेशन। हमने अभी बात करी कि भाई इतनी सारी लार्ज पॉपुलेशन है, उसको फूड कैसे प्रोवाइड करें? मैं अपने घर पे खाना उगा के हर किसी को प्रोवाइड नहीं करा सकती। उनकी क्या करनी पड़ेगी हमको बेटा, एक रेगुलर प्रोडक्शन करनी पड़ेगी लार्ज स्केल पे। उसके अलावा बेटा प्रोडक्शन करने के बाद उनकी प्रॉपर मैनेजमेंट करनी पड़ेगी। उसके बाद बेटा उसका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। तो ये सब कैसे होगा? हाउ दिस विल बी पॉसिबल? दिस विल बी पॉसिबल बाय द एग्रीकल्चर। नाम तो सुना ही होगा, जैसे शाहरुख खान कहता है ना राहुल, नाम तो सुना ही होगा। वैसे ही एग्रीकल्चर, आपने ज्योग्राफी में कभी ना कभी एग्रीकल्चर का नाम तो बेटा जरूर सुना ही होगा। तो हाउ टू डिफाइन एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर क्या है? व्हाट डू वी मीन बाय एग्रीकल्चर? तो बहुत सारे बच्चों को ही लगता है कि एग्रीकल्चर मतलब सिर्फ क्रॉप्स को ग्रो करना। ऐसा नहीं है बेटा। एग्रीकल्चर क्या है बेटा? एग्रीकल्चर इज द कल्टिवेशन ऑफ एनिमल्स, plants and other life forms for food and other products used to sustain human life। ध्यान दो बेटा इस स्टेटमेंट पे। जब मैं बोलती हूँ एग्रीकल्चर, तो हम बात करते हैं किसी भी लिविंग फॉर्म का कल्टीवेशन करना। लिविंग फॉर्म मतलब हम प्लांट्स को ग्रो कर रहे हैं, उनको कल्टीवेट कर रहे हैं, वो एग्रीकल्चर है। मैं अगर एनिमल्स को कल्टीवेट कर रही हूँ, कल्टीवेट मतलब उनकी रेयरिंग, शेयरिंग, केयरिंग कर रही हूँ, है ना, जैसे हम बफेलोज एंड काउस को करते हैं, तो वो भी तो क्या है बेटा, एनिमल हस्बेंड्री है, एग्रीकल्चर है। क्यों करते हैं उनको? क्योंकि उनसे हमें मिल्क मिलता है, हमें उनसे मिल्क प्रोडक्ट्स की मदद से हम और प्रोडक्ट्स बनाते हैं। नॉट ओनली मिल्क, हम आप देखोगे हम हनी बीज को क्या करते हैं बेटा, उनका कल्चर करते हैं, उनसे हनी मिलता है। आप देखो बेटा हम शीप्स का भी रेयरिंग केयरिंग करते हैं। क्यों? क्योंकि उनसे वूल मिलता है। तो बेटा चाहे फूड हो या कोई ऐसा प्रोडक्ट हो जो हमें प्लांट से, एनिमल से या किसी भी लाइफ फॉर्म से मिलता है और वो हमारी लाइफ को आसान कर रहा है। आप सोचो बेटा, देखो फूड मिला हमें प्लांट्स एनिमल से, हमें शीप से हमें वूल मिली, है ना। तो वो वूल क्या है बेटा? कपड़ा है। कपड़ा हमारे लिए जरूरी है। वी नीड क्लोथ्स, राइट। इवन आप देखो हम कॉटन का प्लांट ग्रो करते हैं, तो कॉटन को हम खाते नहीं है ना, बट कॉटन की मदद से हम कपड़े पहनते हैं, तो वो हमारे लिए जरूरी है। वैसे ही बेटा आप देखोगे फिशेस को कल्चर किया जाता है। आजकल आर्टिफिशियल पॉन्ड्स बना के वहां पे फिशेस को ग्रो करते हैं, उनको रिप्रोड्यूस कराते हैं, उनकी पॉपुलेशन बढ़ाते हैं, सो दैट फिर उन फिशेस को यूज करके हम उन्हें ईट कर सकें। तो ये सब क्या है बेटा? हम अपने ह्यूमन नीड्स के लिए डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स को क्या कर रहे हैं? कल्टीवेट कर रहे हैं। एंड दिस कम्स अंडर द ब्रांच ऑफ साइंस इज नोन एज एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर क्या है? कल्टीवेशन है डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स का, सो दैट उन लाइफ फॉर्म से हमें कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स मिले और उन प्रोडक्ट से हमारी क्या हो? लाइफ आसान हो। तो बेसिकली दिस इज एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर करेंगे तो क्या होगा? जो इतनी सारी क्या है हमारी लार्ज पॉपुलेशन है इंडिया की या पूरे वर्ल्ड की बेटा, उनकी डिमांड्स को हमें पूरा करना है। उनकी डिमांड्स को पूरा करने के लिए हमें एग्रीकल्चर करना पड़ेगा। तो और एग्रीकल्चर ये नहीं कि इस साल कर लिया अगले साल रहने देंगे, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, ऐसा नहीं। अब मम्मी ने कहा बेटा आज खाना बना देती हूँ, कल नहीं बनाऊंगी, क्या फर्क पड़ता है भाई? कल नहीं बनाओगे तो क्या होगा? मम्मा ये क्या मजाक है, हमें भूख तो लगेगी ना कल भी। तो आज भी भूख है, कल भी भूख है, परसों भी है, ठीक है। वी विल बी हंग्री डेली। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डू एग्रीकल्चर डेली एंड कंटिन्यूअसली। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि रेगुलर प्रोडक्शन होता रहे कंट्री में क्रॉप्स का। कैसे होगा? बिकॉज ऑफ द एग्रीकल्चर। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि क्रॉप्स का क्या हो? रेगुलर प्रोडक्शन होता रहे। कैसे होगा? एग्रीकल्चर से।
अब प्रोडक्शन हमने कर दी, सोच लो बेटा फार्मर्स ने बहुत बम्पर क्या कर दी है, क्रॉप्स को ग्रो कर दिया है, ठीक है, और वो अपनी क्रॉप्स को सेल कर कर आ गए गवर्नमेंट को। अब गवर्नमेंट ने सोचो बेटा उन क्रॉप्स का ख्याल ही नहीं रखा, बारिश आई वो बाहर पड़ी रह गई एंड फिर उन पे फंगस लग गया, उन पे बैक्टीरिया लग गया, वो खराब हो गई, ठीक है। तो सिर्फ क्रॉप्स को ग्रो करके काम खत्म नहीं हो जाता, सिर्फ फार्मर्स की बेटा की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हमारी गवर्नमेंट की भी क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फार्मर्स जिन क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हैं उनका ख्याल रखा जाए, तो उनका प्रॉपर मैनेजमेंट भी क्या है बहुत जरूरी है। एंड चलो मान लो फार्मर ने क्रॉप्स ग्रो कर दी, गवर्नमेंट ने उनको अच्छे से क्या कर लिया, स्टोर करके रख लिया, बट सिर्फ स्टोर करके अगर वहीं पे वो चीज पड़ी रह गई तो फायदा नहीं है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मैनेजमेंट के बाद उसका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन भी किया जाए। यस, जो गरीब लोग हैं या कोई भी है बेटा, फूड इज नीडेड बाय एवरीवन, उन सब तक उस फूड को पहुंचाना, उनका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन करना, इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट। जब ये तीनों पैरामीटर्स ढंग से होंगे बेटा तो जो फूड डिमांड है वो पूरी होगी, एंड जब सबको फूड मिलेगा तो उनकी बॉडी में प्रॉपर ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड सब कुछ पॉसिबल हो पाएगा। सो दिस इज व्हाट वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड। तो इसीलिए क्यों किया जाता है बेटा, एग्रीकल्चर किया जाता है। अब जब मैं एग्रीकल्चर की बात करती हूँ तो आप सब सोचते होंगे यार एग्रीकल्चर कब शुरू हुआ होगा, क्या हिस्ट्री है एग्रीकल्चर की, पहली बार क्रॉप्स किसने ग्रो करी होंगी। तो बेटा अगर हम बात करें एग्रीकल्चर की हिस्ट्री ज्यादा पुरानी नहीं है, इट इज अराउंड समवेयर 10,000 BCE। तो क्या होता था, पहले लोग क्या थे, पहले लोग नोमैडिक थे, ठीक है, हंटिंग करते थे, इधर से उधर घूमते रहते थे। तब क्या होता था बेटा, उन्हें जो भी प्लांट्स पे फ्रूट्स वेजिटेबल्स दिखते थे वो उनको खा लेते थे, कोई एनिमल दिखता था उसको मार के खा लेते थे, तो इस तरीके की लाइफ होती थी। बट कुछ लगभग 10,000 BCE के आसपास ये बेटा ये क्या है, दिस इज वेरी मतलब ये प्रेडिक्टिव है, ऐसा कहा जाता है, ये नहीं कि तारीख की बिल्कुल लकीर खिंच गई है कि इस दिन से उन्होंने खेती शुरू कर दी थी। बेटा धीरे धीरे जो नोमैडिक हमारे पूर्वज लोग थे या जो अर्ली ह्यूमंस थे उन्होंने धीरे धीरे क्या किया बेटा, उन्होंने धीरे धीरे चीजें ऑब्जर्व करी, उन्होंने देखा कि यार हमने ये फल तोड़ के खाया था, उसका बीज यहाँ पे गिर गया, उसके बाद जहाँ पे वो बीज गिरा वहां पे एक नया प्लांट आ गया, दोबारा उसमें क्या हो गया, वो फ्रूट आ गया। तो धीरे धीरे बेटा उन्होंने चीजों को ऑब्जर्व किया, एंड जब उन्होंने ऑब्जर्व किया तो उन्हें पता चला कि अच्छा सीड को अगर हम एक जगह पे ढंग से क्या कर दें, डाल दें सॉइल के अंदर और उसको लाइट दें, वाटर दें, या जो भी इसकी नीड्स हैं वो पूरी होंगी तो दोबारा से प्लांट ग्रो हो सकता है एंड हमें वहां से दोबारा से क्या मिल सकता है, फूड मिल सकता है। तो कुछ इस तरीके से धीरे धीरे ऑलमोस्ट 10,000 BCE में ये जो कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स था ये क्या हुआ, ये शुरू हुआ। अब ये तो बात हो गई हमारी हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की। अब मैंने बार बार यहाँ पे एक टर्म बोला क्रॉप्स। अब आप बहुत सारे बच्चे सोच रहे हो कि यार क्रॉप्स का मतलब क्या है, व्हाट डू वी मीन बाय क्रॉप्स। अब मेरे घर के बाहर बेटा क्या है, एक ना अमरूद का पेड़ लगा हुआ है, गुआवा का, तो मैं क्या उसको क्रॉप बोल सकती हूँ, बताओ जल्दी बताओ, क्या मैं उसे क्रॉप बोल सकती हूँ। सिमी कैन यू टेल मी। नो मैम। ओके, डोंट नो, नो प्रॉब्लम। देखो बेटा मेरे घर के बाहर मान लो एक सनफ्लावर है, मेरे घर के बाहर सनफ्लावर का प्लांट है, मेरे घर के बाहर एक गुआवा का प्लांट है, एंड मान लो मेरे घर के बाहर एक ग्रीन चिली का प्लांट है। तो मैं क्या खुद को फार्मर बोलने लग जाऊं कि भाई मेरे घर के बाहर तो प्लांट्स हैं, वहां तो वो फ्लावर्स उगते हैं, उस पे ग्रीन चिली उगती हैं। बेटा मैं उनको क्रॉप्स नहीं बोल सकती। व्हेन आई यूज द टर्म क्रॉप्स, क्रॉप्स का मतलब होता है जब हम किसी प्लांट को, सेम काइंड के प्लांट को एक बहुत ही लार्ज स्केल पे क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, कल्टीवेट करते हैं, तो उनको हम बोलते हैं क्रॉप्स। क्या होती है क्रॉप्स, हाउ विल आई डिफाइन क्रॉप्स। क्रॉप्स क्या है बेटा, when the plants of same kind are cultivated at one place on a very large scale, it is called crops। ठीक है, तो आपने देखा होगा ना गन्ने के खेत तो गन्ने ही गन्ने हो गए हुए हैं, ठीक है। अगर वीट का अगर क्रॉप फील्ड है तो बेटा वहां पे वीट ही वीट होगा, राइस है तो राइस ही राइस होगा, कॉर्न है तो कॉर्न ही कॉर्न होगा। तो जब बहुत ही लार्ज स्केल पे हम प्लांट्स को ग्रो करते हैं तो हम बोलते हैं क्या है बेटा, क्रॉप्स। अब क्रॉप्स ना अलग अलग तरीके की हो सकती हैं बेटा। देखो अब कोई फार्मर क्या कर रहा है बेटा, सीरियल क्रॉप्स को ग्रो कर रहा है, कोई फार्मर सीरियल क्रॉप्स को ग्रो कर रहा है, जैसे कि वीट, राइस, बार्ले, ठीक है।
कोई फार्मर बेटा वेजिटेबल्स ग्रो कर रहा है ना, कोई फार्मर वेजिटेबल्स ग्रो कर रहा है, वेजिटेबल्स क्रॉप। कोई फार्मर फ्रूट्स ग्रो कर रहा है ना, वो भी तो क्रॉप है। उन्होंने बहुत ही लार्ज स्केल पे सोचो क्या कर दिया, बहुत ही लार्ज स्केल पे उन्होंने वाटरमेलन्स ग्रो कर दिए, बहुत ही लार्ज स्केल पे उन्होंने बनाना ग्रो कर दिए। तो बेटा वो तो उनका खेत है, ठीक है, और वो उनकी क्रॉप है, उन्होंने लार्ज स्केल पे ग्रो किया है फ्रूट क्रॉप्स, ठीक है। एंड अगर मैं बात करूं तो बेटा कुछ ऑयल सीड क्रॉप्स। अब जैसे आप देखो बेटा, आपने देखा होगा मम्मी क्या करती हैं, छोंक लगाती हैं सरसों के तेल में। अब वो सरसों का तेल क्या है, मस्टर्ड, है ना। अब मस्टर्ड क्या है बेटा, सरसों होती है, उसके बीज से हमको तेल मिलता है। अब वो तेल हमारे लिए जरूरी है, अब उसको ग्रो करना पड़ेगा। अब जब हम ऑयल के पर्पज से, है ना, ऑयल ऑब्टेन करने के पर्पज से जिन क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, उन क्रॉप्स को हम बोल देते हैं ऑयल सीड क्रॉप्स। तो आप देखोगे कि पीनट से भी हमें ऑयल मिलता है, हमें मस्टर्ड से भी ऑयल मिलता है, एंड राइस ब्रान हो गया, व्हीट ब्रान, डिफरेंट सनफ्लावर ऑयल हो गया, डिफरेंट तरीके की क्रॉप्स हो सकती हैं। यस, अभी मैंने बोला क्या, मैंने बोला फ्लावर्स। यस, आप देखोगे, आप कभी जाओ ना हाईवे पे, आपको दिखेंगे क्या, फ्लावर्स। एक बहुत ही फील्ड होगी एंड उस फील्ड में बहुत ही लार्ज स्केल पे उन्होंने क्या किया होगा, फ्लावर्स को ग्रो किया होगा। तो बेटा बहुत सारे लोग फ्लावर्स को ग्रो करते हैं। आप कहोगे मैम फ्लावर्स को क्यों ग्रो करते हैं, क्योंकि फ्लावर्स डिफरेंट वे में ऑर्नामेंटल पर्पज से यूज होते हैं, उनकी मदद से हम सेंट्स बनाते हैं, इवन बहुत सारी मेडिसिन भी बनती हैं। तो बेटा डिफरेंट प्लांट्स को डिफरेंट रीजन के लिए ग्रो किया जाता है ऑन लार्ज स्केल। एंड जब हम डिफरेंट प्लांट्स को लार्ज स्केल पे ग्रो करते हैं तो दे आर नोन एज क्रॉप्स। क्या ये बात आई समझ में? यस मैम, वेरी गुड। तो क्रॉप्स क्या होती है ये तो हमने समझ लिया। अब बारी है ये समझने की कि टाइप्स ऑफ क्रॉप कौन सी होती हैं। बट सोचने वाली बात यह है कि क्रॉप्स का भी कोई टाइप हो सकता है। तो यार कभी ऐसा हुआ है कि फुल सर्दी के दिन थे और गर्मियों वाले मैंगोस खाने का मन कर गया, या फिर बिल्कुल गर्मियों के दिन थे और सर्दियों वाले टेस्टी ग्रेप्स खाने का मन कर गया। तो ऐसा होता है ना कि हर एक फ्रूट का, वेजिटेबल का एक सीजन होता है और वो उसी सीजन में अवेलेबल होते हैं। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज वो स्पेसिफिक प्लांट्स, वो स्पेसिफिक क्रॉप्स एक पर्टिकुलर सीजन में ही क्या होते हैं बेटा, ग्रो होते हैं। अब इसी के बेसिस पे बेटा अगर हम बात करें, हमारे पास मेनली दो टाइप्स के क्रॉप्स होते हैं। सो व्हाट आर दोस टू टाइप्स ऑफ क्रॉप्स? द फर्स्ट वन इज द खरीफ क्रॉप्स, द सेकेंड वन इज द रबी क्रॉप। अब आप कहोगे मैम अभी आपने कहा दो मेन होती हैं, बट इसके अलावा एक और होती है जिसको हम बोलते हैं जैद क्रॉप। तो लेट मी बी वेरी पर्टिकुलर एंड स्पेसिफिक हियर। बेटा हमारी क्लास 8 एनसीईआरटी बुक में सिर्फ खरीफ एंड रबी क्रॉप्स के बारे में क्या किया गया है, मेंशन किया गया है। वहां पे जैद क्रॉप्स के बारे में कोई बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं है, बट आई वांट यू टू नो कि जैद क्रॉप्स भी हमारे लिए क्या है, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हमें पता होना चाहिए। बिकॉज हम क्लास 8 में हो गए हैं तो हमें आधी अधूरी नहीं पूरी नॉलेज होनी जरूरी है। तो हम पूरी की पूरी नॉलेज क्या करेंगे, आपको प्रदान करेंगे। तो देखो बेटा जैसा मैंने कहा मेनली क्या है, दो टाइप है, बट हम यहाँ पे तीनों की बात करेंगे। तो यहाँ पे मेरे लिए तो भाई मेनली क्या है, तीन है। अब वो तीन क्रॉप्स कौन सी हैं? तीन क्रॉप्स है बेटा, खरीफ क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स एंड जैद क्रॉप्स। अब इनमें क्या डिफरेंस है, इनके कौन से एग्जाम्पल्स हैं, इनको कब ग्रो करते हैं, इनको कब हार्वेस्ट करते हैं, अब ये है समझने वाली बात। तो बेटा सबसे पहले खरीफ क्रॉप की बात करें। खरीफ क्रॉप्स आर सोन इन द बिगिनिंग ऑफ द मॉनसून सीजन। अब ये जो मॉनसून सीजन होता है बेटा, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड, मॉनसून सीजन की बात यहाँ पे हो रही है, यानी कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं रेनी सीजन की, बारिशों के सीजन की। अब अगर मैं रेनी सीजन की बात करूं बेटा, तो बारिश स्टार्ट होने से पहले या बारिशों के दिनों में जिन क्रॉप्स को हम क्या करते हैं बेटा, ग्रो करते हैं, मतलब ग्रो मतलब पूरा ग्रो नहीं, जिनके सीड्स को हमने सो कर दिया, सॉइल के अंदर हमने जिनके सीड्स क्या कर दिए, डाल दिए और उनको हमने ग्रो किया मॉनसून सीजन के बिगिनिंग पे, उन क्रॉप्स को हम बोलते हैं खरीफ क्रॉप्स। अब रबी क्रॉप्स क्या है? रबी क्रॉप्स जो होती है बेटा, दे आर सोन आफ्टर द मॉनसून सीजन एंड द बिगिनिंग ऑफ द विंटर सीजन। तो यार देखो क्या हुआ, अभी इतनी गर्मियां हैं, उसके बाद क्या है, हमारा रेनी सीजन आता है। रेनी सीजन आने के बाद क्या आता है बेटा, विंटर सीजन। अब इन दोनों के बीच में
रेनी सीजन यानी कि मॉनसून के बाद और हमारी विंटर्स के बीच में जो टाइम पीरियड होता है, इस टाइम पीरियड के बीच में जिन क्रॉप्स के सीड को सो किया जाता है, दे आर कॉल्ड एज दी रबी क्रॉप्स। तो बेसिकली ये क्या है बेटा, इनको कब सो करते हैं हम? मॉनसून के बाद और विंटर से पहले। और जो जैद क्रॉप्स हैं, जैद क्रॉप्स ना हमारी समर क्रॉप्स होती हैं। समर क्रॉप्स मतलब देखो, जिनको खारिफ क्रॉप्स बोला वो बेसिकली मॉनसून क्रॉप्स बोल सकते हैं रेनी सीजन के टाइम पे। इनको हम क्या बोल सकते हैं बेटा? इनको हम विंटर क्रॉप्स बोल सकते हैं, बिकॉज विंटर की स्टार्टिंग में। अब अगर हम बात करें बेटा रबी और खरीफ के बीच में, रबी मतलब विंटर क्रॉप्स हो गई एंड खरीफ हमारी रेनी क्रॉप्स हो गई, इनके बीच में क्या होगा? अब जरा सोचो, अभी हमारा बारिशों का सीजन है, इसके बाद क्या होगा बेटा? विंटर सीजन आएगा। विंटर सीजन के बाद क्या आएगा? समर सीजन। समर सीजन के बाद क्या आएगा? रेनी सीजन। ठीक है, तो 3 मेन सीजन होते हैं ना बेटा हमारे, समर्स, रेनी सीजन एंड विंटर सीजन। तो बेटा हमारे रबी और खरीफ के बीच में, रबी और खरीफ के बीच में जो टाइम पीरियड होता है, जो समर्स आती हैं, उन टाइम पे जिन क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है उनको हम बोलते हैं जैद क्रॉप्स। ठीक है, उनको हम बोलते हैं जैद क्रॉप्स। अब ये तो इनकी बात हो गई। अब इनको जनरली कौन से महीनों में ग्रो करते हैं, मतलब इनको सो कब करते हैं, इनके सीड्स को हम सॉइल के अंदर कब डालते हैं? सो खरीफ क्रॉप के सीड्स को बेटा हम सो करते हैं जनरली इन द मंथ ऑफ जून टू जुलाई। अब यही होता है ना मॉनसून का टाइम इंडिया में, तो इस टाइम पे बेटा इन क्रॉप्स को क्या किया जाता है? सो किया जाता है। मैं रबी क्रॉप्स की बात करूं बेटा, इनको सो किया जाता है, इनके सीड्स को सॉइल के अंदर सो किया जाता है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर टू दिसंबर। अब ये सर्दियों वाला टाइम होता है कि नहीं होता? और अगर मैं जैद की बात करूं बेटा, इनके सीड्स को जनरली सो किया जाता है इन द मंथ ऑफ मार्च टू जून। ये आपको याद रखना है। अब अगर मैं इनकी बात करूं बेटा, इनको हमने ग्रो कर दिया जून से जुलाई के बीच में। अब यार 1 महीना, 2 महीना, 2.5-3 महीने इनको ग्रो होने में भी तो लगेगा। तो बेटा इनको सो कर देते हैं हम जून टू जुलाई के बीच में, और इनको हार्वेस्ट कर देते हैं। हार्वेस्ट का मतलब समझते हो बेटा? इनकी फसल को काट के हम इनको अब क्या करते हैं बेटा? अपनी फील्ड में से निकाल लेते हैं इन दी मंथ ऑफ सितंबर टू अक्टूबर। अगर मैं रबी क्रॉप्स की बात करूं बेटा, इनको अक्टूबर दिसंबर के बीच में क्या किया था? सॉइल के अंदर इनका सीड डाला था। अब वो ग्रो होगा, उसको टाइम लगेगा, फिर इनका हार्वेस्ट होने का टाइम कब आएगा बेटा? अप्रैल टू जून के बीच में। और अगर मैं जैद क्रॉप्स की बात करूं, इनका हार्वेस्टिंग सीजन कब होता है बेटा? जून टू जुलाई के बीच में। तो ये क्रॉप्स जो होती हैं थोड़ा जल्दी ग्रो कर जाती हैं। अब इनका एक पर्टिकुलर सीजन है, यानी कि इन क्रॉप्स की अपनी क्या होगी? कुछ पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स होंगी। अब खरीफ क्रॉप्स की अब क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं? खरीफ क्रॉप्स जो है बेटा, उनको प्लेंटी ऑफ वाटर चाहिए होता है फॉर देयर ग्रोथ। तो खरीफ क्रॉप रिक्वायर प्लेंटी ऑफ वाटर एंड हॉट क्लाइमेट। प्लेंटी ऑफ वाटर एंड हॉट क्लाइमेट। अब देखो बेटा, बारिश के दिनों में प्लेंटी ऑफ वाटर तो ऑब्वियस सी बात है अवेलेबल हो जाएगा, क्योंकि बारिश हो रही है तो पानी अवेलेबल होगा। अगर मैं रबी क्रॉप की बात करूं तो याद करो इनको कब ग्रो कर रहे थे हम, इनको कब सो कर रहे थे बेटा? अक्टूबर टू दिसंबर। तो इस टाइम पे ठंड रहती है कि नहीं रहती? तो इन क्रॉप्स को बेटा क्या रहता है? कोल्ड क्लाइमेट जरूरी है इनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, उसके अलावा बेटा वार्म क्लाइमेट फॉर द जर्मिनेशन ऑफ द सीड्स। तो देखो बेटा, अक्टूबर के आसपास हम कहें तो बहुत ज्यादा ठंड नहीं होती है, थोड़ा बहुत वार्म क्लाइमेट होता है। उस वार्म क्लाइमेट की वजह से इनके सीड्स जर्मिनेट हो जाते हैं, और फिर बाद में इनकी जब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तब इनको ठंडा मौसम मिल जाता है, तो इनकी ग्रोथ अच्छे से होती है। और जैद क्रॉप्स, इनको हमने समर क्रॉप्स बोला है बेटा, तो इनको क्या है बेटा? इनको वार्म एंड ड्राई वेदर चाहिए होता है फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो वार्म एंड ड्राई तो होता है समर्स में। अब कौन सी क्रॉप्स होती हैं? खरीफ क्रॉप्स। तो बेटा जैसे कि राइस हो गया, मेज हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा, तूर की दाल, मूंग की दाल, उड़द की दाल, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट, सोयाबीन एंड ऑल दीज क्रॉप्स, ये क्या होती हैं बेटा? दे आर दी खरीफ क्रॉप्स। ये आ जाती हैं खरीफ क्रॉप्स में। अगर मैं रबी क्रॉप्स की बात करूं तो बेटा जो हमारा व्हीट होता है, हमारे ऑयल सीड्स होते हैं। ऑयल सीड्स मतलब ऐसे सीड्स जिनसे हमें क्या मिलता है? ऑयल मिलता है। ग्राम हो गया, बार्ले, पीज, मस्टर्ड, ये सब क्या हो गए बेटा? दे ऑल आर वेरी गुड एग्जांपल्स ऑफ रबी क्रॉप्स। अब समर क्रॉप्स कौन सी होती होंगी? अब समर में देखो क्या क्या खाते हैं हम। समर में हम खाते हैं वाटरमेलन, समर में हम खाते हैं शुगर केन, समर में हमें ककम्बर, ठीक है, तोरी की सब्जी,
किसको अच्छी लगती है? किसी को नहीं लगती यार, सिर्फ मम्मियों को अच्छी लगती है ना? तो ये सब सब्जियां समर की ये जो आती है ना बेटा, ये सब क्या है बेटा? दे ऑल आर वेरी गुड एग्जाम्पल्स ऑफ द ज़ैद क्रॉप्स। तो ये क्या था बेटा? हमारी मेजरली 3 टाइप की क्रॉप्स थी, जिनको हम बोलते हैं खरीफ क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स एंड ज़ैद क्रॉप्स। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। सिमी, आर यू क्लियर विद दिस? ओके मैम, वेरी गुड। ओके, पूछो पूछो, क्या क्वेश्चन पूछना है? मैम एक क्वेश्चन है मैम, क्या हम राइस को विंटर सीजन में ग्रो कर सकते हैं? वेरी गुड क्वेश्चन सिमी। राइस को क्या हम समर्स में या फिर विंटर्स में ग्रो कर सकते हैं? तो आंसर इज नो। राइस एक ऐसा प्लांट है बेटा जिसको ग्रोथ के लिए ढेर सारा पानी रिक्वायर्ड होता है। इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर एंड इतना सारा पानी अवेलेबल होता है ओनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन। सो वी कैन नॉट ग्रो राइस इन अनदर सीजन। तो हम उसको सिर्फ मॉनसून सीजन में ही क्या कर सकते हैं बेटा? उसको सो करके ग्रो कर सकते हैं। इज दिस क्लियर नाउ? ओके मैम, वेरी गुड। क्रॉप चाहे कोई भी हो, चाहे खरीफ क्रॉप हो, चाहे रबी क्रॉप हो या हो ज़ैद क्रॉप, हर क्रॉप को ग्रो करने के लिए फार्मर्स कुछ पर्टिकुलर सिक्वेंशियल स्टेप्स को फॉलो करते हैं, जिनको हम बोलते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। अब एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या है यार? वो प्रैक्टिसेस या फिर वो मेथड्स जिनको कोई भी फार्मर फॉलो करता है ड्यूरिंग दी ग्रोथ और दी कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स। जैसे कि आपने सुना होगा कि फार्मर्स अपनी क्रॉप्स को पानी देते हैं, फार्मर्स अपनी सॉइल के अंदर, जिनके अंदर क्रॉप्स ग्रो कर रही है, उनके अंदर मैन्योर फर्टिलाइजर डालते हैं, उनके अंदर से वीड्स को रिमूव करते हैं, उनको स्टोर करते हैं, सोइंग करते हैं। बट ये सब चीजें कब होती हैं, कैसे होती हैं, कौन सी चीज पहले करनी है, कौन सी चीज बाद में? तो ये चीज हमको यहाँ पे समझनी होगी। तो द वेरी फर्स्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिस जो फार्मर करते हैं वो होता है प्रेपरेशन ऑफ द सॉइल। इस स्टेप में बेटा फार्मर्स अपनी सॉइल को क्या करते हैं? लूज करते हैं, टर्न करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है बेटा? रूट्स बेटर तरीके से हमारी सॉइल के अंदर पेनिट्रेट कर पाते हैं। हमारी सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं बेटा वो अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। जब हमारी सॉइल अच्छे से प्रिपेयर हो जाती है, सो द सेकेंड स्टेप इज द सोइंग ऑफ द सीड्स। अब बेटा इस स्टेप में क्या होता है? हम सीड्स को सॉइल के अंदर डाल देते हैं, सोइंग ऑफ द सीड्स हो गया। उसके बाद बेटा सॉइल के अंदर हम मैन्योर एंड फर्टिलाइजर ऐड करते हैं सो दैट हमारी सॉइल को अच्छे से न्यूट्रिएंट्स मिल पाए। जैसे हमारी ग्रोथ के लिए हमें न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, वैसे प्लांट्स की ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए एंड वो न्यूट्रिएंट्स हमारे फार्मर प्रोवाइड करते हैं बाय एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। अब इसके बाद हमारे फार्मर सॉइल के अंदर बेटा क्या करते हैं? पानी डालते हैं, इरिगेशन, यस, वाटर ऐड किया जाता है। हमें जिंदा रहने के लिए पानी जरूरी है ना? तो वैसे ही प्लांट्स को भी पानी चाहिए। नाउ दैट प्रोसेस ऑफ एडिंग वाटर इनटू द सॉइल इज नोन एज इरिगेशन। नाउ इरिगेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। उसके बाद बेटा हमारे प्लांट्स ग्रो होने लगते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली प्लांट के साथ कुछ अनवांटेड प्लांट्स भी क्या हो जाते हैं? ग्रो हो जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं वीड्स। अब इन वीड्स को हटाना बहुत जरूरी है, इसीलिए नेक्स्ट स्टेप, द नेक्स्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इज द रिमूवल ऑफ द वीड्स, जिसको हम वीडिंग भी बोलते हैं। अब हमने एक्स्ट्रा प्लांट्स हटा दिए, हमने वीड्स हटा दिए। अब क्या है बेटा? हमारे प्लांट्स अच्छे से ग्रो करेंगे एंड आखिरी में जब वो अच्छे से ग्रो हो जाएंगे तो बारी है बेटा हार्वेस्टिंग की। हार्वेस्टिंग होगी, हम अपनी क्रॉप्स को हार्वेस्ट करेंगे एंड हार्वेस्टिंग करने के बाद बेटा लास्ट स्टेप जो होगा हमारा वो होगा स्टोरेज का, एंड हम अपनी क्रॉप्स को अच्छे से स्टोर करेंगे। स्टोर करने के बाद बेटा ऑब्वियस सी बात है फार्मर्स विल टेक ऑल दीज क्रॉप्स टू द मार्केट, एंड जब ये मार्केट में जाएंगे तो हम लोग मार्केट जाके बेटा इन क्रॉप्स को खरीदेंगे एंड हम अपनी पेट पूजा करेंगे। क्या ये बात आई समझ में? यस मैम। सो आज के इस सेशन में हमने समझा क्रॉप्स क्या होती हैं, क्रॉप्स कितने टाइप की होती हैं, एंड अगर हमें कोई भी क्रॉप ग्रो करनी है तो उसके लिए हमें क्या स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। अब बारी है आपकी, आप मुझे बताओगे कुछ क्वेश्चन का आंसर्स। सो आर यू रेडी फॉर टुडेज क्विज सेशन? सो वन बाय वन मैं आपको स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चंस दिखाऊंगी, आपको मिलेंगे कुछ ऑप्शंस एंड आपको मिलेंगे 5 सेकेंड्स टू आंसर दोस क्वेश्चंस, एंड देखते हैं आप कितने क्वेश्चंस को सही तरीके से आंसर कर पाते हो। सो आर यू रेडी फॉर द क्विज सेशन? लेट्स सी दिस। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन, राइस इज एन एग्जांपल ऑफ खरीफ क्रॉप, both Kharif and Rabi
रबी क्रॉप्स या फिर समर क्रॉप्स जिनको हम ज़ैद क्रॉप्स भी बोलते हैं। Okay, so let's see what is the correct answer. So the correct answer is खरीफ crops. Very good. यार आपने तो सही आंसर दिया बिल्कुल। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। What will you do before sowing of the seeds? तो अब सीड्स को सो करना है, सॉइल के अंदर डालना है, उससे पहले आप क्या करोगे? एडिशन ऑफ फर्टिलाइजर, इरिगेशन, हार्वेस्टिंग या फिर प्रेपरेशन ऑफ द सॉइल। What will you do before sowing of the seeds? वेरी गुड। तो ये तो बिल्कुल सिंपल सी चीज है भाई, सीड हमें डालना है सॉइल में, सॉइल के अंदर हमारी पूरी क्रॉप ग्रो होने वाली है, तो क्यों ना हम अपनी सॉइल को अच्छे से प्रिपेयर करें। तो प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप विच इज डन बिफोर द सोइंग ऑफ द सीड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खरीफ क्रॉप्स आर ग्रोन इन द मंथ ऑफ जनवरी टू फरवरी, जून टू सितंबर, मार्च टू अप्रैल, सितंबर टू दिसंबर। तो बेटा याद रखना है आपको, खरीफ क्रॉप्स क्या है? खरीफ क्रॉप्स वो क्रॉप्स है जिनको मॉनसून सीजन के बिगनिंग में ग्रो करते हैं। तो लेट्स सी हु विल बी एबल टू आंसर दिस। ओके, सो जून टू सितंबर। तो बेटा इनको जून यानी कि रेनी सीजन के स्टार्टिंग में क्या कर दिया जाता है? सो कर दिया जाता है, एंड फिर ये 1, 2, 3 महीना ग्रो करती हैं, एंड सितंबर में बेटा इनकी क्या कर दी जाती है? हार्वेस्टिंग कर दी जाती है। चूज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रबी क्रॉप। इसमें से कौन सी क्रॉप रबी क्रॉप का क्या है? एग्जाम्पल है वीट, पी, ग्राम, ऑल ऑफ द अबव। जल्दी बताओ बेटा क्या होगा आंसर? ओके, तो बेटा यहाँ पे जो वीट है, वीट इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ द रबी क्रॉप। इसको बेटा हम कब ग्रो करते हैं? इन द विंटर सीजन। मॉनसून सीजन के बाद इसको सो कर दिया जाता है, एंड विंटर सीजन में अच्छे से ग्रो हो पाता है। तो ये तो क्या था बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। वाटरमेलन इज अ खरीफ क्रॉप, बोथ खरीफ एंड रबी क्रॉप एंड ज़ैद क्रॉप। तो वाटरमेलन क्या है? वाटरमेलन मेरा फेवरेट फ्रूट है, बट कौन सी क्रॉप है ये आप मुझे बताओगे। ओके, तो वाटरमेलन क्या है? हम सभी का एक फेवरेट समर फ्रूट है जिसको सब लोग मजे से खाते हैं, एंड ये एक ज़ैद क्रॉप का एग्जाम्पल है, इसको समर सीजन में ग्रो किया जाता है। Okay, so that's all for today's session. Now we are ending our today's session here only. And आज हमने कितना कुछ पढ़ा क्रॉप्स के बारे में, क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, कैसे करते हैं। बट डू यू नो आजकल साइंटिस्ट जो है स्पेस में भी क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हैं। यस, साइंटिस्ट जो होते हैं ना वो स्पेस में जाते हैं एंड वहाँ पे इतने दिनों रहते हैं, महीने महीने वहाँ रहते हैं, एंड आजकल बेटा वो अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए सीड्स को अपने साथ लेके जा रहे हैं इन स्पेस, एंड वहां पे भी क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हैं। नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय। बाय मैम।